वेलकम बच्चों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने इसके पहले लेक्चर में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टार्ट किया था। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टोटल कितने देखने हमें 5, लेकिन उसमें से जो पांचवा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले 4 हैं। तो उन पहले 4 में से हमने 2 कंप्लीट किए इसके पहले लेक्चर में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो किसने बताया था, एंटनी लवाजियर ने। और उसके बाद हमने दूसरा लॉ देखा था, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जो किसने बताया था, जोसेफ प्राउस ने। तो ये 2 लॉ हमने देखे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की खासियत क्या है? इट होल्ड्स गुड इन ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन बट इट नेवर होल्ड्स गुड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट का मास हमें कम मिलता है रिएक्टेंट के मास के तुलना में। वहां पे मास कंजर्व नहीं होता, वहां पे हम देखते कि मास कुछ तो भी गायब हुआ है। जो मास गायब हुआ है वो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मास गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। वो एनर्जी क्या होती है? एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। तो इसलिए वहां पे मास हमेशा कम पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड ओनली इन केमिकल रिएक्शन, इट नेवर होल्ड्स गुड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। किसने बताया था? एंटनी लवाजियर। हम हमेशा एंटनी लवाजियर का ही नाम बताएंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी एंटनी लवाजियर का नाम लेती है, इसलिए। उसके बाद हमने देखा था सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या है उसका नाम? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। वो किसने बताया था? जोसेफ प्राउस ने। और इसका कहना यह था कि अगर कंपाउंड सेम है तो हमेशा सेम एलिमेंट से ही बना रहेगा। यही नहीं, उसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं उनका कंपोजिशन बाय वेट क्या रहेगा? वो भी डेफिनाइट रहेगा, फिक्स रहेगा। इसलिए इस लॉ को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जो जोसेफ प्राउस ने दिया था। उसके हमने एग्जांपल लिए थे। अब हमें जाना है थर्ड लॉ की तरफ, जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कल हमने जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था। अब क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। दिस लॉ वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। कल जैसे मैंने आपको बताया था, जॉन डाल्टन ये वही है जिसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। सबसे पहली मॉडर्न ईरा में हम बोलेंगे। इससे पहले एटम के बारे में बोला गया था, लेकिन 2-2.5 हजार साल पहले सबसे पहले महर्षि कनाद ने बताया था कि विच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच आर इंडिविजिबल। डेमोक्रिटस ने 300 साल बाद यही क्या किया? कनाद के बाद 300 साल बाद ये स्टेटमेंट रिपीट किया। उसके बाद एटम के तरफ 2000 साल तक किसी का भी ध्यान नहीं गया। 1818 में जॉन डाल्टन जो था उसने यही सोचा और उसकी एक थ्योरी दी। उसने कहा कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर विच आर इंडिविजिबल। और इसलिए एटोमास से हमने एटम ऐसा नाम तैयार किया। एटोमास का मतलब होता है इनडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल। तो ये जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी दिया। अब कब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होता है, इसके लिए कौन से एग्जाम्पल चाहिए? तो देखो, जॉन डाल्टन ने ऑब्जर्व किया कि 2 एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमेशा एक ही कंपाउंड तैयार करेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक से ज्यादा भी कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो कभी H2O तैयार करेंगे तो कभी H2O2। इन दोनों को तैयार करने वाले एलिमेंट सेम है, लेकिन ये 2 कंपाउंड सेम नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं केमिकली, तो CO2 एंड CO तैयार करते हैं। दोनों सेम एलिमेंट से तैयार हुए, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो जॉन डाल्टन ने ऑब्जर्व किया कि 2 एलिमेंट जब केमिकली रिएक्ट होते हैं तो वो 2 या 2 से ज्यादा भी कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। तो फिर ठीक है ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? फिर उसने ऑब्जर्व किया कि जब 2 एलिमेंट केमिकली कंबाइन होके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड तैयार करते हैं, तब जो 2 कंपाउंड्स हैं उनमें जो इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स हैं उनके मासेस का रेशो हमेशा किससे बना हुआ मिलता है? सिंपल होल नंबर से बना हुआ मिलता है। अब 2 कंपाउंड के इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स कौन से? अगर मैं पहले कंपाउंड में ऑक्सीजन कंसीडर कर रहा हूं तो दूसरे भी कंपाउंड में एलिमेंट कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? ऑक्सीजन। इंटरैक्टिंग एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट्स हमें यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा।
तो जॉन डाल्टन ने ऑब्जर्व किया कि जब दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, तब उसमें जो इंटरएक्टिंग एलिमेंट्स हैं उनके मासेस का रेशो हमेशा किससे बना हुआ मिलता है? सिंपल होल नंबर से। इंटरएक्टिंग एलिमेंट का मतलब क्या है? समझो मैं H2O का यहाँ पे ऑक्सीजन कंसिडर कर रहा हूं, तो यहाँ पे H2O2 का भी मुझे ऑक्सीजन ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखो H2O जब बना था तो उसमें ऑक्सीजन का मास कितना था? 16। मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज 16। वही मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 कितना है? 32 है। अब जब मैं इन दोनों का रेशो लूंगा तो कितना आएगा? 1/2। 1 भी सिंपल स्मॉल होल नंबर है एंड 2 भी सिंपल स्मॉल होल नंबर है। हमें रेशो की बात नहीं करनी है, ये होल नंबर नहीं है। हमें रेशो की बात नहीं करनी है, हमें रेशो जिस नंबर से बना है वो नंबर चाहिए। रेशो जिस नंबर से बना है वो नंबर क्या होते हैं? हमेशा सिंपल स्मॉल होल नंबर होते हैं। 1 भी स्मॉल होल नंबर है, 2 भी स्मॉल होल नंबर है। तो ये ऑब्जर्व किया था किसने? जॉन डाल्टन ने। तो जब भी कभी दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड तैयार करते हैं, तब उन सारे कंपाउंड में जब हम इंटरएक्टिंग एलिमेंट का मासेस का रेशो लेंगे तो इंटरएक्टिंग एलिमेंट का मासेस का रेशो हमेशा किससे बना हुआ मिलेगा? सिंपल होल नंबर से बना हुआ मिलेगा। याद रखिएगा, मैं रेशो की बात नहीं कर रहा हूं, रेशो जिस नंबर से बना है उनकी बात कर रहा हूं। तो रेशो हमेशा किससे बना हुआ मिलेगा? सिंपल स्मॉल होल नंबर से। तो जैसे कि वाटर में अगर मैं ऑक्सीजन को एज ए इंटरएक्टिंग एलिमेंट कंसीडर करता हूं तो वाटर में 16 मास है ऑक्सीजन का, और वही H2O2 में कितना है? 32 मास है। तो 16:32, ये रेशो कितना आएगा? 1:2। देखो सिंपल होल नंबर है। वैसे देखो हाइड्रोजन का भी मैं यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ। अगर इन दोनों एग्जांपल में मैं हाइड्रोजन को एज ए इंटरएक्टिंग एलिमेंट कंसीडर करूंगा तो हाइड्रोजन का मास कितना है H2O में? 2 है। व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O2? वो भी 2 है। तो दोनों के मासेस का मैंने रेशो लिया तो क्या आएगा? 1:1। ये 1 भी सिंपल स्मॉल होल नंबर है और ये 1 भी क्या है? सिंपल स्मॉल होल नंबर है। तो देखो उनके मासेस का रेशो किससे बना हुआ मिला? सिंपल स्मॉल होल नंबर से बना हुआ मिला। दूसरा एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। C+O2 gives CO2 and CO। CO2 पॉइजनस नहीं है हमारे लिए ज्यादा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डेडली पॉइजनस है। इसलिए जब आप नई बाइक खरीदते हो, नई गाड़ी खरीदते हो, तो वहां पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो मिलता है उसमें लिखा रहता है कि आप बंद कमरे में कोई भी इंजन को चालू मत कर दिए। मतलब 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, किसी भी गाड़ी को बंद कमरे में शुरू नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? क्या होता है अगर हम बंद कमरे में, समझो हमारे घर में गैराज है, एक रूम है 10x10 की, उसमें हम गाड़ी रख देते, पार्क करते। अगर उस 10x10 के रूम को दरवाजा बंद है उसका, हमने शुरू किया तो इंजन शुरू हो गया, मतलब कंबशन शुरू हो गया, पेट्रोल जलेगा। पेट्रोल जलेगा तो रूम में का ऑक्सीजन खींच लेगा। अब ऑक्सीजन कुछ देर बाद रूम में का खत्म हो जाएगा, मतलब पेट्रोल के जलने के लिए पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो पेट्रोल आधा अधूरा जलेगा और क्या तैयार होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे प्रोड्यूस हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है या आपको फिर बहुत ज्यादा कष्ट हो सकता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब केमिकली रिएक्ट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे 2 कंपाउंड तैयार करते हैं। 2 एलिमेंट केमिकली कंबाइन हुए, उसने 2 डिफरेंट कंपाउंड्स तैयार किए। अब इनमें इंटरएक्टिंग एलिमेंट में कार्बन को कंसीडर करता हूं। अगर मैं इंटरएक्टिंग एलिमेंट कार्बन को कंसीडर करता हूं तो कार्बन का मास कितना है? CO2 में 12 है। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन इन CO? वो भी 12 है। तो 12:12 उनके मासेस का मैंने रेशो लिया तो क्या आएगा? 1:1। देखो अगेन ये दोनों क्या है? सिंपल होल नंबर है। अगर मैं अब इंटरएक्टिंग एलिमेंट ऑक्सीजन को कंसीडर करता हूं तो CO2 में ऑक्सीजन का वेट कितना है? 32 एंड CO में ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16। तो रेशो कितना आएगा? 2:1। देखो ये दोनों भी सिंपल होल नंबर्स है। इसका मतलब क्या है कि जब भी 2 एलिमेंट केमिकली कंबाइन होकर 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तब रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 interacting element in the 2 compound always bear a ratio of simple whole number. Always bear a ratio of simple whole number. तो जब हम इंटरएक्टिंग एलिमेंट के मासेस का रेशो देखते हैं तो हमेशा किससे बना हुआ मिलता है? सिंपल होल नंबर का। रेशो 2 and 1 से बना है, मतलब ये सिंपल होल नंबर से बना है। समझ में आया? तो इंटरएक्टिंग एलिमेंट यानी अगर आप CO2 का ऑक्सीजन कंसीडर करते हो तो CO का भी ऑक्सीजन ही कंसीडर करना पड़ेगा। हम रेशो की बात नहीं कर रहे हैं,
जो आंसर आएगा फाइनल उसकी बात नहीं कर रहे, रेशो जिस नंबर से बना है वो क्या होंगे, सिंपल होल नंबर। तो इस ऑब्जर्वेशन को जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो उनके मासेस का रेशो अलग अलग आ रहा है, उसे बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन अलग अलग बना इसलिए कंपाउंड भी अलग अलग बने, इसलिए उसने नाम दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट, तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, और इसका स्टेटमेंट है व्हेन टू एलिमेंट combine chemically to form two or more different compounds, two or more different compounds, then the ratio of masses of interacting elements in the two compounds always bear a ratio of simple whole number। बराबर है। तो ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। क्या कहेंगे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स, देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ interacting element in the two compounds always bear a ratio of simple whole number। इंटरएक्टिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, जो एलिमेंट आप पहले कंपाउंड में कंसीडर कर रहे हैं वही एलिमेंट आप दूसरे कंपाउंड में भी कंसीडर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि CO2 का कार्बन लेंगे एंड CO का ऑक्सीजन लेंगे, तब काम नहीं बनेगा। CO2 का C एंड CO का C, इन दोनों के मासेस का रेशो लेंगे तो किससे बना हुआ मिलेगा, सिंपल होल नंबर से। इन दोनों को हम बोलेंगे इंटरएक्टिंग एलिमेंट। अगर मैंने ऑक्सीजन कंसीडर किया CO2 का, तो CO का भी ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, इंटरएक्टिंग एलिमेंट हो गया। बराबर है। तो इंटरएक्टिंग एलिमेंट के मासेस का रेशियो हम लेते हैं तो क्या दिखाई देता है कि वो सिंपल होल नंबर से बना है। अब इसके ढेर सारे एग्जांपल्स है, सिर्फ यही एक दो एग्जांपल नहीं है, आप एग्जांपल ले सकते हो PCl3 एंड PCl5 का। फॉस्फोरस एंड क्लोरीन का कॉम्बिनेशन होके PCl3 तैयार होता है एंड PCl5 तैयार होता है। फॉस्फोरस प्लस Cl2, मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, PCl3 एंड PCl5 दोनों में एक एक ही फॉस्फोरस है। अब हमें एटॉमिक मासेस मालूम नहीं है, हमने लर्न भी नहीं किए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो फॉस्फोरस के एक एटम का मास x है, तो यहाँ पे भी एक ही फॉस्फोरस का एटम है, तो उसका भी मास कितना आएगा, x आएगा। तो मासेस ऑफ फॉस्फोरस इन टू डिफरेंट कंपाउंड हमने लिया, तो उसका रेशियो क्या आएगा, 1:1। देखो रेशियो किससे बना है, सिंपल होल नंबर से। यहाँ पे PCl5 चाहिए, PCl3 में एक फॉस्फोरस है, एक फॉस्फोरस एटम का वेट x है, तो यहाँ पे भी एक ही फॉस्फोरस है, उसका भी वेट x है। तो मास ऑफ फॉस्फोरस इन फर्स्ट कंपाउंड अपॉन मास ऑफ फॉस्फोरस इन सेकंड कंपाउंड, ये होगा रेशियो ऑफ इंटरएक्टिंग एलिमेंट, और वो किससे बना हुआ है, सिंपल होल नंबर से। PCl3 PCl5 में क्लोरीन दूसरा एलिमेंट है, PCl3 में 3 क्लोरीन एटम है। ऐसा समझो कि हमें क्लोरीन का एटॉमिक वेट मालूम नहीं है, लेट द वेट ऑफ क्लोरीन एटम इज y। एक क्लोरीन एटम का वेट y है, तो 3 क्लोरीन एटम का वेट कितना आएगा, 3y। अब यहाँ पे क्लोरीन किया है कंसीडर, तो यहाँ पे भी क्लोरीन ही करना पड़ेगा। एक क्लोरीन का मास y है, तो 5 क्लोरीन एटम का मास कितना होगा, 5y। अगर मैं इसका रेशियो लूंगा तो क्या आएगा, 3:5। देखो 3 भी सिंपल होल नंबर है एंड 5 भी सिंपल होल नंबर है। रेशो होल नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हम, रेशो सिंपल होल नंबर से बना होना चाहिए। अगर मैं इसका रेशो लूंगा तो फ्रैक्शनल आता है 0.6। हम रेशो सिंपल होल नंबर आना चाहिए ऐसा कभी बोल नहीं रहे, हम बोल रहे कि रेशो किसका बना होना चाहिए, सिंपल होल नंबर का बना होना चाहिए। तो PCl3 एंड PCl5 में फॉस्फोरस के मासेस का रेशो आता है 1:1 एंड क्लोरीन के मासेस का रेशो आता है 3:5। मतलब ये क्या हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे प्रूव हो गया। अब इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, N2O है, NO है, NO2 है, और एग्जांपल देख सकते हैं।
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर ढेर सारे ऑक्साइड देते हैं। ढेर सारे मतलब 6-7 एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम कोई 2 एग्जाम्पल लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर N2O तैयार करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी यह है नाइट्रिक ऑक्साइड। यह नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला आपको मालूम होगा। एक पिक्चर था अक्षय कुमार का जिसमें लंदन का रानी का हाउस दिखाया और उसमें वो लाफिंग गैस छोड़ते हैं और सारे पागलों की तरह हंसते रहते हैं। तो ये लाफिंग गैस जो है वो हंसने को मजबूर कर देता है, वो कौन है? N2O। तो N2O को हम क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम इनहेल करते हैं तो हिस्टेरिकल लाफ्टर निकल पड़ता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और यह है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से 2 कंपाउंड बने। N2O में 2 नाइट्रोजन है और NO में 1 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एटम का मास है 14, तो 2 नाइट्रोजन का मास होगा 28। यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है तो उसका मास है 14। तो देखो मैंने डिफरेंट कंपाउंड्स में इंटरएक्टिंग एलिमेंट के मासेस का रेशियो लिया, तो क्या है? 2:1। देखो सिंपल होल नंबर्स है। ऑक्सीजन को मैं अगर कंसीडर करता हूं एज इंटरएक्टिंग एलिमेंट, तो N2O में 1 ऑक्सीजन है तो मास कितना है? 16। NO में भी 1 ऑक्सीजन है तो मास कितना है? 16। तो रेशियो कितना है? 1:1। अगेन देखो सिंपल होल नंबर से रेशियो बना है। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन किया था जॉन डाल्टन ने। लेकिन जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें ज्यादा कुछ फायदेमंद साबित नहीं होती, वैसे ही ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी आगे ज्यादा कुछ फायदेमंद साबित नहीं होता। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन फायदेमंद साबित होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फायदेमंद साबित होता है, लेकिन उतना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फायदेमंद साबित नहीं होता है। सिर्फ 2 ही एलिमेंट नहीं, 3 एलिमेंट भी केमिकली कंबाइन होकर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। इस केस में भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होगा? वैलिड होगा। लेकिन ये ज्यादा कुछ हमें आगे फायदेमंद साबित नहीं होता, मददगार साबित नहीं होता, इसलिए आगे हमें इसकी जरूरत भी ज्यादा नहीं है। आपको इस पर सवाल कैसे बनता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज स्टेटेड बाय, तो आपको सिर्फ याद आना चाहिए कि वो किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। क्या है उसका स्टेटमेंट? एक बार रिपीट करो। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली with each other forming 2 or more different compounds, then the ratio of masses of 2 interacting element in the 2 compounds always bear a ratio of simple whole number। तो यहाँ पे ध्यान रखने जैसी बात क्या है? रेशियो होल नंबर नहीं चाहिए, रेशियो जिस नंबर से बना है वो नंबर्स क्या चाहिए? होल नंबर चाहिए। 1/2 ये फ्रैक्शनल आता है, ये कहाँ होल नंबर है? लेकिन 1/2 रेशियो किससे बना है? 1 से एंड 2 से। 1 भी होल नंबर है एंड 2 भी क्या है? होल नंबर है, सिंपल होल नंबर से। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जैसे हमने रिजेक्ट की, वैसे ये भी लॉ हमारे ज़्यादा कुछ काम का नहीं आता, तो ये भी हम ज़्यादा देखेंगे नहीं। इसके बाद हमें जाना है किसके तरफ? गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। लेकिन इसके लिए मुझे आपका बहुत सारा बेसिक लेना पड़ेगा। बेसिक के बाद आपको गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस समझ में आएगा। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एवोगाड्रोज लॉ स्टडी करना पड़ेगा। एवोगाड्रो आपको मालूम है, एवोगाड्रोज नंबर बराबर है ना? एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी आपको लर्न है 6.022 × 10⁻23। तो ये वही एवोगाड्रो लॉ हम जब देखेंगे उसके बाद हमें किसके तरफ जाता आएगा? गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस की तरफ जाता आएगा। तो आज आप ये लॉ देखिएगा, उसका स्टेटमेंट समझिएगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिए है, उसमें ये सिंपलेस्ट स्टेटमेंट है। इंटरएक्टिंग एलिमेंट मतलब एक कंपाउंड का अगर आप ऑक्सीजन कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरे कंपाउंड का भी ऑक्सीजन ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा इंटरएक्टिंग एलिमेंट। CO2 का कार्बन पकड़ रहे तो CO का भी आपको कार्बन पकड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कार्बन क्या होगा? इंटरएक्टिंग एलिमेंट। तो इस तरह से ये 3rd लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था। ठीक है, आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं।